तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास कानून के बारे में। ये कानून 70 साल पुराना था और इसे बनाया गया था भारत के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, और हाल ही में इसे हटा दिया गया है। ये सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं था, ये तो एक तरह की ढाल थी जो हमारे लोकतंत्र के एक बहुत जरूरी हिस्से को बचा रही थी। और इस कानून की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, इसकी अहमियत समझने के लिए भारत के पहले प्रेस कमीशन की ये बात सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर पत्रकार आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, अगर उनका शोषण करना आसान होगा, तो ये बात सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मतलब ये सिर्फ सैलरी या नौकरी की बात नहीं थी, डर ये था कि कहीं प्रेस की आजादी ही दांव पर न लग जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस ऐतिहासिक कानून के आने से पहले आखिर हालात थे कैसे। प्रेस वाकई में एक बड़े संकट से गुजर रहा था। जरा सोचिए, 1955 से पहले एक जर्नलिस्ट की जिंदगी क्या हाल था। नौकरी की कोई गारंटी नहीं, मालिक जब चाहे जिसे चाहे निकाल सकता था, सैलरी का कोई भरोसा नहीं, काम के घंटे फिक्स नहीं थे, और भविष्य की तो छोड़ ही दीजिए, ना कोई ग्रेच्युटी ना कोई प्रोविडेंट फंड। अब ऐसे माहौल में क्या होगा? पत्रकार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते थे, उन पर दबाव बनाना आसान था, और इसी वजह से उस दौर में येलो जर्नलिज्म यानी कि सनसनी फैलाने वाली और एक तरफा खबरें छापने का चलन भी बढ़ गया था। और इसी संकट का जवाब बनकर आया 1955 का वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट। ये वाकई में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था, पत्रकारों के लिए एक असली ढाल जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए बनाई गई थी। अच्छा, इस कानून में सबसे पहले और सबसे जरूरी काम क्या किया गया? वर्किंग जर्नलिस्ट कौन है, इस बात को कानूनी तौर पर डिफाइन किया गया। अब सवाल यह है कि इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि इसने पत्रकारों को फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से अलग एक खास दर्जा दिया। हाँ, एक बात जरूर थी, इसकी एक बड़ी लिमिटेशन थी। ये कानून सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया यानी अखबारों में काम करने वालों के लिए ही था। इस कानून ने जर्नलिस्ट की वर्किंग लाइफ को कह सकते हैं कि पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इसके 4 मेन पिलर्स थे। सबसे पहला, वेज बोर्ड का बनना जरूरी कर दिया गया। मतलब अब सैलरी मालिक की मर्जी से नहीं, बल्कि कंपनी कितना कमा रही है उसके हिसाब से तय होगी। दूसरा, काम करने के घंटे फिक्स किए गए, और पता है दिन की शिफ्ट कितने घंटे की थी? सिर्फ 6 घंटे, सोचिए। तीसरा, जॉब सिक्योरिटी, एडिटर्स को निकालने से पहले 6 महीने का और बाकी जर्नलिस्ट को 3 महीने का नोटिस देना कंपलसरी हो गया। और चौथा, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट यानी ग्रेच्युटी का पक्का अधिकार। लेकिन इस कानून में एक ऐसी चीज थी जो इसे सबसे अलग बनाती थी, वो था कॉन्शियंस क्लॉज यानी अंतरात्मा की शर्त। इसका मतलब ये था कि अगर किसी जर्नलिस्ट को लगता है कि उसके अखबार की पॉलिसी या कोई खबर उसके उसूलों के खिलाफ है और वो इस वजह से इस्तीफा देता है, तो सिर्फ 3 साल की नौकरी के बाद भी उसे अपनी पूरी ग्रेच्युटी मिलेगी। ये प्रेस की आजादी के लिए कितना बड़ा, कितना पावरफुल प्रोटेक्शन था, है ना? लेकिन जाहिर है ये जो सुरक्षा कवच था, इसे मीडिया मालिकों ने इतनी आसानी से तो नहीं अपनाया। इसके बाद शुरू हुआ दशकों तक चलने वाला कानूनी लड़ाइयों का एक लंबा दौर। इस कानून को लेकर कोर्ट में लंबी लड़ाइयां चली। देखिए, 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून तो ठीक है, लेकिन वेज बोर्ड को मालिक की पैसे देने की क्षमता भी देखनी होगी। फिर कई दशकों बाद 2011 में आया मजीठिया वेज बोर्ड, जिसने सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की सिफारिश की। बस इंडस्ट्री में तो हड़कंप मच गया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2014 में कोर्ट ने मजीठिया सिफारिशों पर मुहर लगा दी, लेकिन कई कंपनियों ने इसे तब भी लागू नहीं किया। 2017 में जब मामला फिर कोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि जर्नलिस्ट्स कानून के तहत जो राज्य स्तर पर मशीनरी है उसका इस्तेमाल करें। और ये सारी लड़ाइयां, ये सारी कहानी हमें आज के दौर में ले आती हैं। एक ऐसा दौर जहां इस 1955 के कानून की जगह अब नए लेबर कोड्स ने ले ली हैं, यानी एक युग का अंत। जी हाँ, बिल्कुल, ये 17 साल पुराना ऐतिहासिक कानून अब खत्म हो चुका है। ऑफिशियली इसे निरस्त कर दिया गया है। इसकी जगह अब एक नया यूनिफाइड लीगल सिस्टम आ गया है, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आखिर बदला क्या है? ये टेबल पुराने कानून और नए लेबर कोड्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पुराना कानून सिर्फ मीडिया के लिए एक अलग कानून था, जबकि नए कोड्स सभी इंडस्ट्रीज के लिए एक जैसे हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि इसका दायरा बढ़ गया, यानी अब इसमें डिजिटल और टीवी जर्नलिस्ट भी आ गए हैं। लेकिन जो स्पेशल वेज बोर्ड्स थे और वो जो कॉन्शियंस क्लॉज था, वो सब अब खत्म हो गया है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा लेन देन है, एक ट्रेड ऑफ। फायदा ये हुआ कि हजारों डिजिटल और टीवी जर्नलिस्ट पहली बार एक नेशनल लेबर लॉ के दायरे में आ गए हैं। लेकिन नुकसान भी बड़ा है। जर्नलिस्ट्स का वो जो एक यूनिक स्टेटस था वो खत्म हो गया। वो स्पेशल वेज बोर्ड जो मीडिया इंडस्ट्री की कमाई के हिसाब से सैलरी तय करते थे, वो भी चले गए, और कॉन्शियंस क्लॉज वाली नैतिक ढाल भी हटा दी गई है। मतलब अब कानूनी तौर पर पत्रकारिता को किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के काम की तरह ही देखा जाएगा, लोकतंत्र के एक खास स्तंभ की तरह नहीं। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। भारत का मीडिया अब पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है, तो क्या ऐसे में सबके लिए एक जैसा लेबर कानून हमारे चौथे स्तंभ को बचाने के लिए काफी है? क्या ये उसकी खास भूमिका की रक्षा कर पाएगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हम सूचनाओं के उस महासागर में गोता लगाने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे पास पहुंचने वाली खबरों की गुणवत्ता को तय करता है। ये एक बहुत ही अहम विषय है। बिल्कुल, मतलब हर सुबह जब लोग अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो अक्सर खबर पर तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन उस खबर को लाने वाले पर नहीं। हाँ, लोग पीछे की मेहनत या उस व्यक्ति की स्थिति को नहीं देखते। सही कहा। ये सोचना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति ये सूचनाएं जुटा रहा है उसकी अपनी जिंदगी में कितनी आर्थिक और कानूनी सुरक्षा है। और यही आज की हमारी चर्चा का आधार भी है। एकदम सही। आज हम जिन दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं वो मुख्य रूप से द वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट 1955 और 2020 के नए लेबर कोड्स पर आधारित हैं, जो कि बहुत ही विस्तृत कानूनी और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत में पत्रकारों को पिछले 70 सालों से एक आम फैक्ट्री वर्कर से अलग रखा गया था। उन्हें एक विशेष कानूनी दर्जा मिला हुआ था और उनके पास कुछ बहुत ही अनोखी कानूनी ताकतें थीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 नवंबर 2025 से जब ये सारे पुराने नियम बदल जाएंगे तो इसका असर खबरों की दुनिया पर क्या पड़ेगा। तो चले अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। देखिए, आजाद प्रेस के लिए सिर्फ बोलने की आजादी काफी नहीं है। अगर खबर लिखने वाले को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है या अपनी EMI की चिंता है तो उसके लिए निडर होकर सच्चाई लिखना बहुत मुश्किल है। आर्थिक सुरक्षा ही असल में वैचारिक आजादी की नींव है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक डरा हुआ या आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। सही बात है। जब कोई पत्रकार आर्थिक रूप से असुरक्षित होता है ना, तो वो बहुत आसानी से बाहरी दबावों या बड़े कॉर्पोरेट घरानों के प्रभाव में आ सकता है। इसलिए कानूनी सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। इतिहास की बात करें तो एक बहुत ही दिलचस्प झरोखा 1780 में खुलता है, जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजेट छापा था। हाँ, भारत का पहला अखबार। बिल्कुल, और ब्रिटिश सरकार ने उसकी बेबाकी की वजह से उसे बैन कर दिया था। लेकिन आजादी के बाद की सच्चाई भी कोई बहुत उजली नहीं थी। 1950 के दशक में भारतीय न्यूज रूम्स की हालत काफी खराब थी। बहुत खराब थी। पत्रकारों को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाता था। न काम के घंटे तय थे और न ही रिटायरमेंट के बाद का कोई फंड। पत्रकारिता को एक मिशन तो माना जाता था, लेकिन सुरक्षित प्रोफेशन नहीं। और इसी भयानक जमीनी हकीकत को देखते हुए भारत सरकार ने 1952 में जस्टिस GS राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में पहला प्रेस कमीशन बनाया। फर्स्ट प्रेस कमीशन। जी, इसका काम भारतीय प्रेस की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का गहराई से अध्ययन करना था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कमीशन ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक बात कही। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से असुरक्षित पत्रकार बहुत आसानी से येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता की तरफ मुड़ जाता है या मालिकों के दबाव का शिकार हो जाता है। जो कि आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। कमीशन ने साफ किया कि पत्रकारिता एक बौद्धिक काम है। आप पत्रकारों को आम औद्योगिक मजदूरों वाले कानून के साथ नहीं तौल सकते। उन्हें एक विशेष कानून की जरूरत है और इसी सिफारिश के बाद 1955 का द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट वजूद में आया। वाकई उस समय के नीति निर्माताओं की समझ बहुत गहरी थी कि अखबार छापना कोई कपड़े की फैक्ट्री चलाने जैसा नहीं है, ये सीधे समाज के निर्माण का काम है। एकदम सही। और मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इस 1955 के कानून का दायरा बहुत ही चौंकाने वाला था। मतलब हम वर्किंग जर्नलिस्ट सुनते हैं तो दिमाग में माइक पकड़े रिपोर्टर आते हैं, लेकिन इस कानून में बहुत लोग शामिल थे। हाँ, इसमें सिर्फ रिपोर्टर नहीं थे, प्रूफ रीडर, कार्टूनिस्ट और न्यूज फोटोग्राफर भी शामिल किए गए। यहाँ तक कि 1981 के संशोधन के बाद तो पार्ट टाइम संवाददाताओं को भी इसमें जोड़ लिया गया था। जी, और इसके पीछे ठोस कानूनी तर्क थे। मद्रास हाईकोर्ट ने 1957 में कहा था कि एक प्रूफ रीडर भी अखबार की तथ्यात्मक शुद्धता बनाए रखता है। वो कोई मशीन का पुर्जा नहीं है, बल्कि बौद्धिक कामगार है। ये कानूनी दायरा जितना दिलचस्प है ना,
उतना ही दिलचस्प ये देखना है कि अखबारों के मैनेजमेंट ने इन नियमों से बचने के लिए क्या खेल खेले। हाँ, मैनेजमेंट की रणनीतियां तो हमेशा से ऐसी रही हैं। इस कानून में मैनेजमेंट को इन अधिकारों से बाहर रखा गया था, तो मीडिया घरानों ने क्या किया कि पत्रकारों को कागज पर एग्जीक्यूटिव एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जैसी उपाधियां देनी शुरू कर दी। सिर्फ नाम बदल देने से उन्हें लगा कि वो बच जाएंगे। बिल्कुल, उन्हें लगा कानूनी लाभ या यूनियन का संरक्षण नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय अदालतों ने इस चाल को नाकाम कर दिया। जजों ने साफ कह दिया कि विजिटिंग कार्ड पर छपी उपाधि से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब काम देखा जाएगा, नाम नहीं। बिल्कुल। अगर मुख्य काम रिपोर्टिंग या एडिटिंग है और उस व्यक्ति के पास किसी को नौकरी से निकालने की ताकत नहीं है, तो वो वर्किंग जर्नलिस्ट ही माना जाएगा। और ये बात काम के घंटों और विश्राम के नियमों पर भी लागू होती थी। जो नियम उस वक्त बने वो तो आज के कॉर्पोरेट जगत को असंभव ही लगेंगे। हाँ, नोटिस पीरियड वाले नियम तो कमाल के थे। वही मैं सोच रही थी, आज किसी को निकालने से पहले ज्यादातर 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, लेकिन इस कानून में एक संपादक के लिए यह अवधि पूरे 6 महीने थी और अन्य पत्रकारों के लिए 3 महीने। कुछ थी। एक संपादक अखबार की वैचारिक दिशा तय करता है। अगर उसे अचानक निकाल दिया जाए तो अखबार की बौद्धिक निरंतरता टूट जाएगी और उन्हें नई नौकरी खोजने में भी समय लगता है। बिल्कुल, ये एक जरूरी बफर पीरियड था। और नाइट शिफ्ट के नियम तो और भी प्रगतिशील थे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे की शिफ्ट अधिकतम 5.5 घंटे तक सीमित थी और कोई भी पत्रकार लगातार 1 हफ्ते से ज्यादा नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता था। हाँ, और 4 हफ्तों में 144 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता था। ये तो बहुत ही मानवीय नजरिया था। ये इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि पत्रकारिता दिमागी रूप से थका देने वाला पेशा है। इसलिए शारीरिक और मानसिक थकान से बचाने के लिए सिर्फ पैसे देना काफी नहीं था, बल्कि कंपनसेटरी लीव देना भी अनिवार्य कर दिया गया। अब यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं जो इस कानून की असली आत्मा है, पैसे की बात और कंसेंस क्लॉज यानी जमीर की आवाज। ग्रेच्युटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हुई, वो बहुत ऐतिहासिक थी। 1958 का एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स केस। इसमें मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारी वित्तीय बोझ उनके व्यापार करने के अधिकार और प्रेस की आजादी को खत्म कर देगा। दरअसल 1955 के मूल कानून में नियम था कि 3 साल में इस्तीफा देने पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी। मालिकों का तर्क था कि छोटे अखबार तो दिवालिया हो जाएंगे। और कोर्ट ने इस तर्क को मान भी लिया था ना? हाँ, कोर्ट ने संतुलन बनाते हुए कहा कि 3 साल बहुत कम है, इसलिए सामान्य इस्तीफे के लिए यह अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। लेकिन कोर्ट ने एक जादुई अपवाद भी छोड़ा था, जिसे कंसेंस क्लॉज कहा जाता है। बिल्कुल, और ये भारतीय श्रम कानूनों का इकलौता ऐसा प्रावधान था जो सीधे प्रेस की आजादी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़ता था। मतलब अगर कोई पत्रकार अपने जमीर के आधार पर इस्तीफा देता है, मान लीजिए अखबार की नीतियां उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ चली जाती हैं, तो उसे 10 साल का इंतजार नहीं करना होगा। सिर्फ 3 साल की सर्विस में ही पूरी ग्रेच्युटी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अगर किसी संपादक पर झूठ छापने का राजनीतिक दबाव आता है, तो वो अपनी जमा पूंजी छिन जाने के डर के बिना गर्व के साथ नौकरी छोड़ सकता था। ये वाकई अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए एक कानूनी ढाल थी। यही पत्रकारिता को एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का दर्जा देती थी। अब सैलरी की बात करते हैं। इतने ताकतवर मीडिया घरानों के सामने एक अकेले पत्रकार की सैलरी कैसे तय होती थी? इसके लिए त्रिपक्षीय वेज बोर्ड यानी ट्राइपार्टाइट वेज बोर्ड्स बनाए गए थे। हाँ, क्योंकि एक आम रिपोर्टर तो अरबपति मालिक के सामने मोल भाव नहीं कर सकता। बिल्कुल, इस बोर्ड में 3 पक्ष होते थे: मालिकों के प्रतिनिधि, पत्रकारों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र लोग। और अध्यक्ष हमेशा कोई वर्तमान या पूर्व जज होता था। और ये बोर्ड अखबारों की पेइंग कैपेसिटी का अध्ययन करके सैलरी तय करते थे। इसमें सबसे चर्चित नाम मजीठिया वेज बोर्ड का आता है, जिसने 2007 से 2011 के बीच काम किया। जस्टिस GR मजीठिया की अध्यक्षता में। इन्होंने तो पूरे मीडिया जगत में हलचल मचा दी थी। हाँ, इन्होंने अखबारों को उनकी कुल आय यानी ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर 8 वर्गों में बांट दिया। क्लास 1 में वो घराने जिनकी आय 1000 करोड़ से ज्यादा थी, और इसी तरह क्लास 8 तक। और एक वेरिएबल पे का नियम भी लागू किया। जी, जो बेसिक सैलरी का 20 से 35% तक होता था। मतलब अखबार की सफलता का हिस्सा सीधे पत्रकार की सैलरी में। जाहिर है मालिकों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन 2014 में कोर्ट ने वेज बोर्ड की सिफारिशों को पूरी तरह वैध ठहराया। तो इसके बाद कॉर्पोरेट घरानों ने नया खेल शुरू किया। अपनी एक बड़ी कंपनी को कागजों पर छोटी छोटी कंपनियों में बांटना शुरू कर दिया, ताकि आय कम दिखे। पर कानून बनाने वाले भी कम नहीं थे। 1989 में ही कॉमन कंट्रोल का नियम आ चुका था। हाँ, जिसने साफ कर दिया कि अगर कई कंपनियां एक ही परिवार या समूह के नियंत्रण में हैं, तो उन सब की आय को जोड़कर एक ही माना जाएगा। इसके अलावा पत्रकारों को बचाने के लिए 2 और बड़े हथियार थे: सेक्शन 16A और सेक्शन 17। सेक्शन 16A तो स्प्रेडशीट से छटनी रोकने के लिए था ना? बिल्कुल, मालिक महज बढ़ा हुआ वेतन देने से बचने के लिए किसी पत्रकार को नहीं निकाल सकता था। और सेक्शन 17 बकाये की वसूली के लिए था। अगर सैलरी रोकी गई तो राज्य सरकार का जिला कलेक्टर सीधे एक डेट कलेक्टर की तरह काम करता था। वो मीडिया घराने की संपत्ति जब्त भी कर सकता था।
और दिल्ली में तो 2015 में संशोधन करके 500 रुपए के जुर्माने को 6 महीने की जेल और 5 गुना जुर्माने में बदल दिया गया। ये प्रावधान साबित करते हैं कि ये कानून बहुत सख्त था। और इन सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी लंबी कानूनी यात्रा के बाद अब हम जहां खड़े हैं, भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए हैं। लेबर कोड्स। हाँ, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 यानी OSH कोड 21 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू होने वाला है। इसके साथ ही ये 1955 का पुराना कानून इतिहास बन जाएगा। इस बड़े बदलाव को निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। इस नए कोड में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे डिजिटल मीडिया को शामिल करना। बिल्कुल। पहले टीवी न्यूज चैनल और डिजिटल पोर्टल ग्रे एरिया में थे। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को पहली बार कानूनी परिभाषा में लाया गया है। अब YouTube चैनल्स और डिजिटल पत्रकारों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट माना जाएगा। ये आज के डिजिटल युग के लिए बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा है। पत्रकारों का जो विशेष कानूनी दर्जा था वो खत्म हो गया है। वेज बोर्ड पूरी तरह भंग कर दिए गए हैं। अब पत्रकारों की सैलरी आम कोड ऑन वेजेस के तहत एक फैक्ट्री वर्कर या सामान्य कर्मचारी की तरह ही तय होगी, बाजार के नियमों के हिसाब से। और वो जो 6 महीने का विशेष नोटिस पीरियड था या सबसे महत्वपूर्ण कंसेंसस क्लॉज जिस पर हमने बात की, वो सब अब नए कानूनी ढांचे का हिस्सा नहीं है। सही कहा। अब पत्रकारों को विशाल कॉर्पोरेट घरानों से आम मजदूरों या IT कर्मचारियों की तरह ही मोल भाव करना होगा। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो 70 सालों तक इस 1955 के कानून ने सुनिश्चित किया कि खबरें हम तक बिना किसी आर्थिक डर के पहुंचे। लेकिन अब मीडिया इंडस्ट्री एक पूरी तरह से नए सामान्यकृत कानूनी युग में प्रवेश कर रही है, एक जनरलाइज्ड युग में। हाँ, और ये जानकारी सिर्फ वकीलों या पत्रकारों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सुबह उठकर खबरें पढ़ता या देखता है। जो व्यक्ति आपको खबर दे रहा है, उसकी आर्थिक सुरक्षा सीधे तौर पर उस खबर की सच्चाई को प्रभावित करती है। यह एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, आज हम गिग इकोनॉमी के दौर में जी रहे हैं। बहुत से पत्रकार अब किसी बड़े संस्थान में नौकरी करने के बजाय स्वतंत्र रूप से YouTube चैनल चला रहे हैं या फ्रीलांसर हैं। उनके पास तो वैसे भी 1955 के कानून जैसी कोई सुरक्षा नहीं थी। बिल्कुल, वो पूरी तरह से एल्गोरिदम और बाजार के भरोसे हैं। तो क्या ये नया लेबर कोड बड़े मीडिया संस्थानों को भी आज की इस असुरक्षित क्रिएटर इकोनॉमी के बराबर लाकर खड़ा कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। अगर भविष्य की पत्रकारिता पूरी तरह से असुरक्षित फ्रीलांसर्स या बाजार के दबाव में काम करने वाले कर्मचारियों के भरोसे रह जाएगी, तो उन बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज का क्या होगा जिन्हें महीनों की मेहनत और भारी कानूनी सुरक्षा की जरूरत होती है? क्या हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां खबरें तो बहुत होंगी, लेकिन सत्ता से टकराने वाला संस्थागत ढांचा अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका होगा? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर भविष्य के हर नागरिक को गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और गहराई में जाते रहिए। This is the brief on the Working Journalists Act of 1955. For 70 years, this law acted as the ultimate legal shield for India's press, but its recent repeal by the new OEHH code literally rewrites the rules of the entire media game. First, the original 1955 Act was absolutely radical because it treated journalism as a crucial pillar of democracy, not just some standard 9-to-5 job. It gave reporters some totally unique protections, like a conscience clause. Basically, if a journalist's ethical standards were compromised, they could just up and quit with a full payout. It also forced a massive 6 months notice period before management could fire an editor, which really guarded their independence from corporate pressure. Second, the new OEHH code strips all that special status right away. It completely abolishes the specialized wage boards that used to lock in salaries based on how much revenue a newspaper made. So, what does this mean now? Well, journalists are now treated as general workers, with their pay tied to standard national minimum wage floors instead of those premium rates designed to keep them fiercely independent. Finally, there's a huge trade-off when we look at who actually gets covered. The old law was strictly for print media, leaving TV and internet reporters stranded in this weird legal gray area. The new code actually modernizes the rules to finally include digital media workers, extending basic statutory health and safety rights to the online workforce for the very first time.
So, while these new laws absolutely bring digital media into the modern fold, they effectively end the era where journalists held a specially protected status distinct from the rest of the workforce. You know, for almost 70 years, there was this one single law that acted as a unique protective shield for India's press. It was really unlike anything else, designed specifically for the people who write the news. But not too long ago, that shield was quietly taken down. So today, we're going to unpack the incredible story of the 1955 Working Journalists Act, why it was even created, how it actually worked, and why getting rid of it marks a monumental shift for journalism in India. And it all starts right here, with this one powerful idea. Back in 1952, India's first press commission took a hard look at the state of journalism and came to a really stark conclusion. They realized that if journalists were constantly worried about paying their rent or getting fired on a whim, how could they possibly hold powerful people accountable? They saw that this wasn't just a labor issue. No, it was a direct threat to democracy itself. And that single idea, right there, became the spark for a complete revolution in Indian media law. So, what was life actually like for a journalist before this legal shield was even a thing? Let's dive in and take a look at the chaotic and frankly deeply unprotected world of the Indian press before 1955. I mean, this slide paints a pretty bleak picture, doesn't it? Journalists were basically treated like gig workers long before that was even a term. Just imagine. You could be fired without any notice, work endless hours with no overtime, and your paycheck? Well, it might show up whenever your boss felt like it. There was absolutely no safety net, no paid leave, no sick days, and certainly no retirement fund. The Press Commission argued that this kind of instability made journalists incredibly vulnerable to pressure and corruption. So, in response to all that chaos, Parliament decided to act. They created the 1955 Working Journalists Act. And this wasn't just some regulation. It was designed to build a fortress around the profession, to make sure journalists had the security to do their jobs without fear or favor. And this comparison just shows you the night and day difference. The act was a total game changer. It took that precarious existence you see on the left and transformed it into the secure profession on the right. Getting fired out of the blue? Nope. Now there were legally required notice periods. Working all hours of the day? Not anymore. Hours were capped. Erratic pay? Replaced by wages set by powerful industry-wide wage boards. And, for the very first time, a real financial safety net was put in place with things like gratuity and provident funds. So when you boil it all down, the Act's official mission was to turn journalism from this vulnerable, noble mission into a genuinely protected profession. It wasn't just about getting a better salary. It was about guaranteeing the kind of financial independence that is the absolute bedrock of a free press. It recognized that the person reporting the news needed special protections, maybe in a way a factory worker might not. Okay, so we can basically break down the Act's power into three core principles. Let's call them its three superpowers. First, it gave journalists job security that was pretty much unheard of in other fields. Second, it took wage setting out of the hands of individual owners and put it into a regulated system. And third, it mandated humane working conditions to prevent exploitation and burnout. Let's get into some of the specifics here because they're pretty wild. 6 months. That was the mandatory notice period an employer had to give before laying off an editor. Not 1 month, not 3, 6. This was designed specifically to protect the editorial leadership of a newspaper from any sudden, maybe politically motivated dismissals. Next up, 144 hours. This was the absolute maximum number of hours a journalist could be asked to work in any 4-week period. That averages out to just 36 hours a week. It was a clear, unambiguous statement against the industry's culture of burnout. And this one is truly unique.
3 years. The act actually had something called a conscience clause. This meant that if a journalist felt their newspaper was heading in a direction that compromised their ethics, they could resign after just 3 years and still collect their full retirement benefit. It was basically a legal escape hatch for journalistic integrity, a provision you just don't see anywhere else. But as you can probably guess, this protective shield wasn't exactly welcomed with open arms by the big newspaper owners. For the next 60 years, the act was relentlessly challenged in court. This led to a series of epic legal showdowns that would constantly test and in many ways actually strengthen its protections over time. This timeline really shows you how that shield was hammered and reinforced over 60 years. It starts in 1958, when the Supreme Court said, yes, the act is valid, but also employers' ability to pay has to be considered. Then, in 74, the shield got bigger, expanding to cover everyone in a newspaper office, not just the reporters. The 1981 amendment was so clever, it made it illegal to fire people just to get out of paying them a newly mandated higher salary. And then, the big one, in 2014, when the Supreme Court put its foot down and forced media companies to implement massive pay raises. And, this quote from that very first legal battle back in 1958, it's the key to the whole thing. The court basically said, look, we get it, the press is special, it's unique, but it's also a business, and the people who work in that business deserve the same fundamental rights and protections as any other worker. It was just a masterful balancing act. Now, at the heart of most of these legal fights were the wage boards. Think of them as a three-way negotiation table. You had powerful independent groups with people from management, people from the employees' unions, and neutral experts, always led by a judge. Their whole job was to set fair, industry-wide wages. This took salary decisions away from the whims of a single owner and insulated them from pure market pressure. Which, of course, brings us to today. Because after nearly 70 years of being tested, amended, and upheld in court, the era of this specialized protection for journalists has officially come to an end. So, what happened? Well, the Standalone Working Journalists Act is no more. It's been repealed. Its provisions have been folded into a massive new labor law called the OSHA Code of 2020. This new code basically takes dozens of old labor laws for all kinds of industries, from factories to mines to newsrooms, and mushes them all together into one single unified framework. And this table really lays out the trade-offs plain and simple. So, on one hand, the new code is a huge step forward in one specific area. It finally covers digital and broadcast journalists who were totally left out of the old print-only law. But look at what's been lost. Those powerful specialized wage boards? Gone. Replaced by a general minimum wage system? The extra long notice periods for editors? Gone. And that really unique conscience clause? Completely abolished. This chart kind of gives you a visual of the new reality. That big chunk there for digital media coverage, that's a huge undeniable gain. Same with having standardized rules. But those gains come at a cost. Look at those other pieces. You see the loss of the wage boards that ensured fair pay, and the dilution of those unique provisions that gave journalists such strong job security. So what this all really boils down to is a fundamental change in philosophy. The law no longer sees journalists as a special class of worker who need unique protections to help safeguard democracy. Instead, they are now treated just like any other employee in a unified and, well, some would definitely argue, a more deregulated labor market. And that leaves us with one profound question. The 70-year-old shield is down. Was this a necessary modernization to finally include digital media and streamline the laws for the 21st century, or was it a dangerous dilution of the very rights that were created to ensure a free and a fearless press? The answer to that question is going to define the future of Indian journalism.